कि लाइक ये 20 मिनट्स के सेशन में एक जीएसटी का पूरा कोई भी एक टॉपिक कवर करना इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। पूरा जीएसटी तो कवर हो ही नहीं सकता। तो एक ऐसा भी हो सकता है कि लाइक आप में से किसी को कोई जीएसटी से रिलेटेड इश्यूज हों, कैसे भी इश्यूज। नाउ दैट मैं जब डिपार्टमेंट में था तब भी ऐसा हार्श वर्ड सुनने का आदी था, और अभी तो मैं बिल्कुल डिटेच होके मैं भी बोलूँगा हाँ मैं आपकी टीम में हूँ, राइट। बट द कंसेप्ट एंड एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। जब मैं डिपार्टमेंट में था तो भी इम्पार्शियल था, अभी भी हूँ तो भी इम्पार्शियल हूँ। तो इफ़ यू विश, एक सेशन मुझे बताया गया था कि बाद में भी एक 7-8 क्वेश्चंस का वो रहेगा, बट जो मेरे पास्ट के हमेशा एक्सपीरियंस ये रहे हैं कि जितने टाइम का सेशन हुआ है ना उससे ज़्यादा Q&A का सेशन चलता है। तो अगर उस तरीके का अगर है तो स्ट्रेट अवे वी कैन टेक क्वेश्चन एंड आंसर्स, सो दैट क्या होता है बहुत सारी चीजें कभी मेरे को ध्यान में नहीं होगा कि इस तरह का भी कोई इशू क्रॉप अप हो सकता है, लेकिन किसी ने वो इशू बताया तो अपने थोड़ा सा उसमें अवेयर हो सकते हैं। तो वट एवर यू विश वी कैन गो दैट वे ऑल्सो, और आई कैन प्रोसीड विद जीएसटी के अंदर और क्या क्या इम्प्लीकेशन हो सकते हैं। एनीवन प्लीज। और ये तो फ्री वाला है तो कोई इशू नहीं रहेगा। किसी भी तरीके का कोई भी, यस सर प्लीज, पीछे माइक या तो ये ले लो, नहीं चलेगा, मैं इधर मेरा आवाज बच जाएगा। मेरे को ये पूछना था कि प्लास्टिक वेस्ट पे जो रिसाइकलिंग है उस पे 18% जीएसटी क्यों है, तो स्वच्छ भारत मिशन में ये कैसे बेनिफिट हो सकता है? प्लास्टिक वेस्ट पे रिसाइकलिंग पे 18% जीएसटी है, हाँ। तो हाउ दिस ट्रेडर्स एंड दिस जो भी बंगाल वाले जो है हाउ दे विल बी गिविंग, एंड वो स्वच्छ भारत मिशन में कैसे इफेक्टिव हो सकता है? मतलब आप, अच्छा ये मतलब बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि उसको 18% टैक्स स्लैब में क्यों रखा है। क्यों आना? ये बेसिकली देखो, अभी मैंने अब कोई पॉलिसी मेकर नहीं हूँ, लेकिन आई ट्राई टू एक्सप्लेन कि एक जो सबसे बड़ा जो अभी प्रॉब्लम फेस किया है इंडस्ट्री में वो है इन्वर्टेड रेट स्ट्रक्चर का, जिसके अंदर क्या हो रहा है कि जो इनपुट जो टैक्स रेट है ना उसका ज्यादा है और आउटपुट जो टैक्स स्ट्रक्चर है ना वो कम है। तो इस वजह से क्या होता है, द टैक्स पेयर जो है ही कीप्स ऑन एक्यूमुलेटिंग द इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो अभी जो ये सिस्टम चल रहा है जो आप बोल रहे हैं ना, देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि इन द नियर फ्यूचर जब एनविसाज किया था तभी डिसाइड कर लिया था कि जीएसटी के अंदर देयर विल बी ओनली 3 टैक्स स्लैब्स, वन विल बी स्टैंडर्ड, वन स्टैंडर्ड माइनस एंड स्टैंडर्ड प्लस। लेकिन जिस माहौल में से जीएसटी आया, बिकॉज यू नो एवरी स्टेट वाज हैविंग डिफरेंट वेट रेट्स, तो उसको कंबाइन करके एक टैक्स रेट लाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। अब ग्रेजुअली जैसे हम रेवेन्यू भी देख रहे हैं स्टेबलाइज हो रहा है, ऑलमोस्ट एवरी मंथ वी आर गेटिंग 1.5 लाख करोड़ के आसपास का हो रहा है, तो मोर और लेस स्टेबिलिटी आ गई है। नाउ अब जो नेक्स्ट सेशन आएगा ना उसके अंदर ये सारे जो टैक्स रेट से आपके जो रिलेटेड इश्यूज है ना वो सब कवर होंगे। इसमें जो मेन एक कारण क्या होता है कि जो इनपुट का जो टैक्स रेट है, गवर्नमेंट ऐसा कोशिश करती है कि जो फिनिश गुड्स का भी टैक्स रेट है ना वो दोनों एक साथ होने चाहिए। अगर उसमें मिसमैच होता है ना तो अननेसेसरी दूसरी तकलीफ आती है। तो दैट इज द प्रोबेबल रीजन जिसकी वजह से, बिकॉज ये तो पूरा का पूरा रिसाइकल में यूज होगा, इसमें से फिनिश प्रोडक्ट भी जो बनेगा दैट विल आल्सो अट्रैक्ट जीएस, आई मीन 18% ही, इसलिए दिस कुड बी द पॉसिबल रीजन। यस सर प्लीज। गुड इवनिंग, आई एम राकेश त्रिवेदी। हम लोग साइन बोर्ड मैन्युफैक्चर है, वी आर साइन बोर्ड मैन्युफैक्चर। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि साइन बोर्ड हम जब सप्लाई करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो उसमें गुड्स के साथ साथ सर्विसेज भी इंक्लूड है। तो डिज़ाइनिंग है, वो इन हाउस होता है, फिर इंस्टॉलेशन करने के लिए टीम जाती है, स्कैफोल्डिंग स्ट्रक्चर लगता है। तो कौन सा कन्वीनियंट है, मीन्स साइन बोर्ड ओनली इनवॉइस में हम लिखें कि सेग्रीगेट करके लिखेंगे? अल्टीमेटली वी आर सप्लाइंग द गुड्स ओनली, बट अलॉन्ग विद दैट वी आर गिविंग सर्विसेज ऑल्सो। सो व्हाट इज योर? सी, ये आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा जिसमें ना मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले जाऊंगा कि ये कंसेप्ट बेसिकली क्या है। जीएसटी का एक टैक्स रेट है, आई मीन गुड्स का, सर्विसेज का एक टैक्स रेट है। नाउ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं वेरिन देयर आर मिक्स ऑफ टू काइंड ऑफ गुड्स, मिक्स ऑफ टू काइंड्स ऑफ सर्विसेज, या मिक्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो बंडल्ड है, उसके बिना मैं प्रोवाइड नहीं कर सकता, लाइक इन योर केस। उसका भी प्रोविजन जीएसटी के अंदर है, वेरिन इट सेज कि अगर ऐसा कोई भी टू काइंड ऑफ सप्लाईज है, मे बी ऑफ गुड्स, मे बी ऑफ सर्विसेज, मे बी ऑफ बोथ, देन इन दैट केस हमको देखना पड़ेगा कि वो जो कॉम्बिनेशन है
whether that combination is naturally bundled or artificially bundled, first and foremost. Now if it is naturally bundled means both the supplies should have been made in conjunction, means at the same time. The price should be indivisible, right? तो जब ऐसा naturally bundled है तो it will be considered as a composite supply. I'll come to your reply, लेकिन एक background दूंगा ना तो सबको advantage रहेगा. तो वो हो गया composite supply. तो when it is a composite supply which is naturally bundled, then in that case we have to see as to what is the principal supply. अगर मैंने ही आपके पास अप्रोच किया था तो मैंने आपसे क्या परचेस किया? मैंने आपसे साइन बोर्ड परचेस किया, ठीक है? तो मैं आपसे साइन बोर्ड यानी गुड्स परचेस करने के लिए आया हूँ, तो इन दैट केस इट विल बी कंसीडर्ड एज सप्लाई ऑफ गुड्स ओनली, इवन दो इसके अंदर बैकग्राउंड में सर्विसेज भी इन्वॉल्व है. जैसे एक देसी एग्जांपल लूँ, मैं ये शर्ट लेने गया तो शर्ट मेरे को रेडीमेड भी मिलती है, ठीक है, और वही कपड़े की मैं जाके टेलर के पास से सिलाता हूँ, जो उनके पास भी हो सकता है कपड़ा है, मैं भी लेके चलता हूँ. अल्टीमेट प्रोडक्ट इज शर्ट, लेकिन एक मैंने बनवाई थी तो इट बिकम्स अ सर्विस बिकॉज मैं शर्ट सिलवाने के लिए गया था. दूसरा क्या था, मैं शर्ट लेने के लिए गया था. तो आपका एग्रीमेंट कैसा हुआ है उसके साथ, उसके अंदर प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज दिस. जैसे एक और एग्जांपल जस्ट टू क्लैरिफाई, जैसे यू नो आजकल बहुत सारे गिफ्ट के आर्टिकल, मग वगैरह और ये सब चीज़ देते हैं. अब गिफ्ट देना है तो सबको पता पड़ना चाहिए कि मैंने गिफ्ट दिया है. तो क्या करूंगा, मैं मेरा मार्क लगाऊंगा. तो अब मैं जिस शॉप से वो मग परचेज कर रहा हूँ, मैंने उसको बोला कि भाई मेरा या मेरी कंपनी का नाम एम्बॉस करके दो. नाउ एम्बॉसिंग समथिंग या प्रिंटिंग समथिंग अमाउंट्स टू सर्विस, तो मैं सर्विस भी ले रहा हूँ और साथ में मग भी परचेज कर रहा हूँ. तो इस केस में क्या होगा कि प्रैक्टिकली ये देखा जाएगा कि मैं वहाँ पे प्रिंटिंग कराने नहीं गया था, मैं मग परचेज करने गया था, लेकिन उसके अंदर मेरे को खाली मार्किंग करके दे. तो मेरी प्रिंसिपल सप्लाई नेचुरली बंडल था, प्रिंसिपल सप्लाई वाज अ मग, तो इसलिए इसके ऊपर एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स मग लगेगा. लेकिन यही चीज आप में से शायद कोई फार्मास्यूटिकल या वो सेक्टर्स में होंगे तो प्रिस्क्रिप्शन या ऐसा पैम्फलेट टाइप भी होता है, राइट? तो मैं पैम्फलेट छपवाने के लिए गया, तो मेरा कंटेंट था, उसने मेरे को कागज पे छाप के दिया, तो मुझे मिला गुड्स, बट आई हैड नॉट गॉन देयर टू परचेज दैट पीस ऑफ पेपर, आई हैड गॉन देयर टू गेट इट प्रिंटेड. तो इवन दो आई रिसीव्ड गुड्स बट इट वाज इन द फॉर्म ऑफ सर्विस, राइट? तो उस तरीके से अपने को एनालिसिस करना पड़ता है. तो आपका जो अग्रीमेंट उसके साथ क्या था, मेरे पास वो खाली ये लेके आया कि भाई साइन बोर्ड चाहिए, उस पर ये लिखा होना चाहिए. इवन दो सर्विसेज इन्वॉल्व, फेयर इनफ. अगर वो इंस्टॉलेशन भी बोल रहा है, फेयर इनफ. प्राइमरीली तो वो यही कर रहा था. आई होप इट इज क्लियर. थोड़ा लंबा था आंसर, बट सो होता क्या है, इसमें से एक और चीज भी निकल के आई कि एज अ बिजनेसमैन नॉर्मली हम एक कांस्टेंट तरीके का काम हो. मेरा नेचर ऑफ बिजनेस कांस्टेंट है, राइट? बट इन बिजनेस सो मेनी थिंग्स हैपन कि कभी एक पर्टिकुलर सिनेरियो में मेरे को ऐसा नहीं ऐसा ट्वीट करके बिजनेस कर लेता हूँ, या मेरे को वन टाइम अपॉर्चुनिटी मिली है तो चलो मैं इस तरीके से इनकम ले लेता हूँ, या उस तरीके से एक्सपेंडिचर कर लेता हूँ. तो नॉर्मल जो प्रोसीजर होता है वो ठीक है, लेकिन जैसे ही लीक से हट के अगर हमारा कुछ भी इनकम आ रहा है या एक्सपेंडिचर आ रहा है ना, तो एक बार एनालिसिस करके उस टाइम पे देख लेने का. एंड इन मोस्ट प्रोबेबिलिटी दैट इज गोइंग टू अट्रैक्ट जीएसटी. एक जो मैंने आपको बताया था कि इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स का तो डिफरेंस है ही है. दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम टाइमली टैक्स पे कर देते हैं तो ऑन आवर ओन, तो दैट जो मनी दैट वी हैव पेड, टैक्स वी हैव पेड इज एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट. हम पास ऑन भी कर सकते हैं, क्रेडिट भी पास ऑन कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम फ्रेम के बाद टैक्स भरा या बाय सेपरेशन ऑफ टैक्स भरा तो दैट अमाउंट वो जो होगा वो आईटीसी के लिए भी एलिजिबल नहीं होगा. तो बहुत सारे उसके इम्प्लीकेशंस होते हैं. दूसरा, हाँ सर प्लीज. नहीं मैं तो बोलता रहूँगा, घर पे टाइम मिलता है मतलब बोलने का मिलता है. आप मेरे को बता देना 20 मिनट का. दो क्वेश्चंस है. एक तो जो सप्लायर है वो ब्लैक लिस्टेड हो गया, तो लॉ ऐसा है कि मुझे उसका टैक्स भरना पड़ेगा. सपोज आज के दिन में मैं ले रहा हूँ और वो ब्लैक लिस्टेड 10 दिन बाद हो रहा है, तो वो केस में एक सिनेरियो दिया होगा. दूसरा है मैंने आपको मटेरियल सप्लाई किया और आप डिफॉल्ट हो गए, मेरा पैसा जीएसटी भी नहीं दे रहे और गुड्स का भी नहीं दे रहे, तो वो केस में लॉ ऐसा बोल रहा है कि मैं विदिन 6 मंथ रिवर्ट करना पड़ता है, मगर आप मुझे क्रेडिट नोट भी नहीं दोगे, तो वो केस में मैं कैसे मेरा रिकवर करूँ जो भी है. देखिए जो पहला आपका क्वेश्चन था उसमें
ये आपका फॉर्म ऑफ डिफेंस हो सकता है। जो आपने बताया ना कि डिपार्टमेंट क्या करेगा बेसिकली कि जो मैंने आपको जो टूल्स बताया था ना, वाइफा नेत्रा टूल्स, वो ये सब एनालिसिस कर लेते हैं अप टू 4 लेयर। आपने किससे परचेज किया, उसने किससे परचेज किया, उसने किससे परचेज किया, ऐसा 4 लेयर्स अपस्ट्रीम। आपने किसको बेचा, उसने किसको बेचा, उसने किसको बेचा, 4 लेयर्स। जस्ट बाय द क्लिक ऑफ माउस, मैं GSTIN नंबर डालूंगा, क्लिक ऑफ द माउस मेरे को पूरा वेन डायग्राम की तरह आ जाएगा, किसने कौन सी तारीख को रिटर्न फाइल किया, कितना फेल किया। तो डिपार्टमेंट को ये चीज पता पड़ गई। लेकिन डिपार्टमेंट भी ऐसा नहीं, मैं डिपार्टमेंट की साइड ले रहा हूँ। अगर डिपार्टमेंट को पैसा नहीं मिला है तो क्रेडिट किस चीज का देगा? तो डिपार्टमेंट भी अपनी साइड से सही है, क्योंकि जब सरकार के अकाउंट में पैसा नहीं है तो क्रेडिट पास ऑन नहीं कर सकता। तो हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़े से कॉशियस रहना पड़ेगा। बट आपका केस जो है कि जिस टाइप पे आपने ट्रांजैक्शन किया था, दैट टाइम दैट पार्टी वाज एक्टिवली रिटर्न फाइल कर रहे थे। सब्सिक्वेंटली अब उसके बाद क्या करता है तो मैं उसके हर समय आगे पीछे थोड़ी घूमूंगा। दैट कैन बी योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ डिफेंस, जिसके बेस पे आपके फेवर में केस आ जाए, ठीक है। और दूसरा चीज, अगर वो पैसा नहीं दे रहा है तो देन इट बिकम्स अ सिविल डिस्प्यूट, क्योंकि सरकार जो ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, इट इज अ टैक्सेशन डिपार्टमेंट। ये दो जनों के बीच का डिस्प्यूट पूरा करने के लिए नहीं चाहिए। वो सिविल है, सही है, मगर 80% में कुछ लॉ ऐसा है कि विदिन 6 मंथ उसको रिवर्ट करना पड़ेगा। हाँ, उसमें क्या है कि आपने समझो कोई चीज का क्रेडिट लिया है एंड इफ यू फेल टू पे एंटायर वैल्यू अलोंग विद टैक्स विद इन 180 डेज, तो आप उसका क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा। अब यही ट्रिक होती है कि यू हैव टू रीड, जैसे एक है ना आर्ट ऑफ लिविंग, ऐसा चल रहा है आर्ट ऑफ ब्रीदिंग, ये सिखा रहे हैं। जबकि बच्चा पैदा होता है ना, उसको पता होता है सांस लेने की है, उसको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी एक आर्ट ऑफ ब्रीदिंग का कंसेप्ट आया है कि इस तरीके से करोगे तो बेनिफिट होगा। सेम गोज विद द आर्ट ऑफ रीडिंग। आर्ट ऑफ रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो नॉर्मली कोई भी हम नहीं करते। मैं भी स्कूल कॉलेज में पढ़ा और ये सब अपने लाइन पढ़ना चालू करने का, और लास्ट आते आते तक है ना समझ जाते कि क्या बोलना चाह रहा है, तो लास्ट मोमेंट में नहीं पढ़ेंगे। ये जो लॉ है, इट सेज इफ यू फेल टू मेक पेमेंट, अब अगर आपने उसको पे नहीं किया या उसने आपको पे नहीं किया एंड इट इज म्यूचुअली अग्रीएबल, आपने उसके साथ एक लेटर ले लेने का कि भाई आई अग्री, तुम 180 दिन के बाद भी दोगे तो चलेगा। नाउ देयर इज नो फेलियर ऑन योर पार्ट, तो डिपार्टमेंट कैसे रिवर्स कराएगा, राइट? तो चीजें ऐसी हैं कि हमको उस पर्सपेक्टिव से देखना है। लेकिन ये पर्टिकुलर केस है जो आपको नहीं दे रहा, अनफॉर्चुनेटली डिपार्टमेंट के पास आज ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि आप पोर्टल में जाके बोले कि भाई उसने मेरे को पैसा नहीं दिया तो उसके ऊपर आप केस इनिशिएट करो। बट ग्रेजुअली, ट्रस्ट मी, ये सारे मैकेनिज्म इसके अंदर आएंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में ये हुआ क्या स्वभाव, अभी उसको बोलना ठीक नहीं रहेगा। 5 साल होने के बाद भी जितना सिस्टम और टेक्नोलॉजी आ जाना चाहिए था उतना आया नहीं। बट एक जो सिस्टम है उसके अंदर है ग्रेडिंग सिस्टम ऑफ ईच एंड एवरी टैक्स पेयर। डिपेंडिंग ऑन द पैरामीटर, डिपार्टमेंट विल प्रोवाइड द ग्रेडिंग फ्रॉम 1 to 10 ऑफ ईच एंड एवरी टैक्स पेयर। 1 to 10, जिसके ज्यादा नंबर्स हैं वो उतना अच्छा टैक्स पेयर है, जितना कम है ऐसा। नाउ जिसके साथ आप फर्स्ट टाइम बिजनेस कर रहे हो, आपको तो पता नहीं है वो चेन्नई में बैठा कैसा है, हैदराबाद में कैसा है, या अगरतला में बैठा कैसा है। आपको खाली क्या उसका नंबर जाके चेक करने का, GST नंबर पे चेक करोगे तो उसका ग्रेडिंग पता पड़ जाएगी कि वेदर उसके साथ आपको बिजनेस करने जैसा है कि नहीं करने जैसा। तो ग्रेजुअली दिस इज ऑल्सो गोइंग टू कम, बट टिल द टाइम ये जो ट्रांजिशन फेज था जो थोड़ा सा लंबा हो गया, तब तक ये बेयर करना पड़ेगा, ठीक है? यस सर, प्लीज। I have one question. With export and import, does it affect GST? हाँ, बस इतना छोटा सा ही था ना क्वेश्चन। GST बेसिकली कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। एनी गुड्स एंड सर्विसेज विच आर कंज्यूम्ड इन इंडिया, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो जब आप गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट का मीनिंग क्या है मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। एज फार एज गुड्स आर कंसर्न, एनीथिंग विच इज गोइंग आउट ऑफ इंडिया, यही होता है क्या एक्सपोर्ट? एक इसमें मजे की चीज है, SEZ is not export, it is zero rated, it is not export. सर्विस इंक्लूडेड। हैं? हाँ, एक खाली ऑन द लाइटर नोट है कि इंडिया से कुछ भी बाहर गया तो वो एक्सपोर्ट है। अब एक वो बहुत अच्छा गाना है वो जावेद अख्तर का कि पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके, तो वो हर समय आते जाते तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते रहते हैं।
नहीं ना, तो merely anything going out or coming in doesn't mean import and export. Anything which goes out of the country through port is export, that comes through port is import. इसलिए पोर्ट वर्ड उसमें रखा हुआ है. बिना पोर्ट के आएगा तो इट इज स्मगलिंग. ये खाली आपको नॉलेज के लिए खाली बात है. अब रही बात, क्योंकि गुड्स आर टेंजिबल, पोर्ट आर मेंट बाय कस्टम ऑफिसर्स, तो वो आया गया वो पता पड़ेगा. तो एनीथिंग इफ इट गोज आउट ऑफ द कंट्री थ्रू पोर्ट इज एक्सपोर्ट, डेस्टिनेशन बाहर है, देयरफॉर देयर विल नॉट बी एनी टैक्स. तो ऑप्शन ये है कि अपफ्रंट यू डोंट पे एनी टैक्स अंडर एलयूटी, ठीक है, लेकिन विद इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपको प्रूफ लाना पड़ेगा कि मैंने गुड्स एक्सपोर्ट करना है. तो उस टाइम पे आपने अपफ्रंट टैक्स पे नहीं किया, लेकिन यू हैव इनकर्ड सर्टेन टैक्सेस, जो अगर मेरे को उसका क्रेडिट या रिफंड नहीं मिलेगा तो मेरे कॉस्ट में जाएगा, तो वो मेरे एक्सपोर्ट में होगा. तो डिपार्टमेंट क्या करेगा, अपफ्रंट आपने टैक्स पे नहीं किया तो आपको इनपुट स्टेज का रिफंड दे देगा. और व्हाट यू कैन डू इज अपफ्रंट यू पे द टैक्स एंड आफ्टर एक्सपोर्ट क्लेम रिफंड फ्रॉम द डिपार्टमेंट. सो एक्सपोर्ट के टाइम में देयर इज नो टैक्स. अब इंपोर्ट जो है, गुड्स इंडिया के अंदर आ रहा है, तो ऑब्वियसली द सप्लायर इज सिटिंग आउटसाइड इंडिया, तो अपने बाहर जाके तो उससे टैक्स थोड़ी ना कलेक्ट कर सकती है सरकार. तो क्या करेगा, देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म wherein the recipient of the supply as if he is the supplier has to pay the tax, right? तो इंपोर्ट के टाइम पे एज अ रिसिपिएंट अपने को टैक्स पे करना है, एक्सपोर्ट के टाइम पे नहीं करना है. नाउ सर्विस ऐसी चीज है, इट कैन नॉट गो थ्रू पोर्ट, है ना, वो तो इससे भी इंटरनेट से भी जाएगा, कैसे भी जाएगा, तो उसको कंफर्म करना पॉसिबल नहीं होता है सरकार के लिए कि एक्चुअल में एक्सपोर्ट या इंपोर्ट हुआ क्या है. तो उसका बेस क्या है कि रिसिपिएंट शुड बी आउटसाइड द कंट्री, प्लेस ऑफ सप्लाई शुड बी आउटसाइड द कंट्री एंड you must have received convertible foreign currency, तो ही माना जाएगा कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस. ठीक है, तो इन नटशेल कुछ भी चीज इंडिया से बाहर जाएगी, मेड भी गुड्स और सर्विसेज, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है. इंपोर्ट जो भी होगा तो उसके ऊपर अपने को टैक्स पे करना है अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. आई होप 20 मिनट्स हो गए. Friends, we have a session separately for Q&A. So if you have some more questions, we can take it after half an hour as well. हाँ चल, अरे कोई दिक्कत नहीं. ठीक है ना, तो मैंने एक्चुअली ये सोचा कि रादर देन मैं खाली लेक्चर डिलीवर करता रहूं और उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी शायद आपको पता होगा, इसलिए मैंने अपने आप को इसमें कंस्ट्रेंट किया एंड Q&A ले लिया. बाकी का अपन बाद में लेंगे. Thank you. Thank you very much. So I hope you had a nice session of GST and Sanjay sir, I think संजय सर आपको अभी आएंगे क्वेश्चंस नेक्स्ट 6 महीने के लिए, आपको परेशानी होगी थोड़ी. आई होप कन्फ्यूजन डजंट माइंड. Okay friends, it is a great privilege to announce, as I said earlier, we have Shri Milind Mehta from KC Associates with us. So I don't think he needs any introduction from my side, but for the sake of the forum and decorum, I would give a brief introduction. Milind sir, as a partner of KC Mehta, is of course a chartered accountant, and he secured gold medal in MCOM examination from MS University of Vadodara. He has 25 years of experience and has handled several cases of complex mergers, acquisitions, joint ventures, and restructuring, including domestic and cross-border transactions, international taxation, and transfer pricing. Sir currently heads Baroda Lions Club Education Trust, which is one of the most prominent school education trusts in the city of Vadodara. He has been instrumental in diverting FDI to India to the tunes of millions of dollars. I think I am too small to even think about that figure currently. And I would request Mr. Manoj Choksi to come on stage to felicitate Shri Milind Mehta. Please, sir. And later on, I would request Milind sir to throw his knowledge about India's industrial growth story and how does he think that Mars Bazaar will be a part of this growth story going ahead. Sir, stage is all yours. Thank you very much for very kind introductions. Let me mention that
what probably your base document was 10 years old. The reason is I am no longer the president of Baroda Lions Club Education Trust. I have left it some time ago. And probably I'm not only 25 years, I'm 35 years in the professional practice. So that's the reason why I could relate that it is 10 years old story. Sorry, sir. No. Thank you very much for giving me this opportunity. Congratulations to Manoj Bhai Kaushal, who have worked very hard in respect of setting up one of the most needed aspect of the industrial bridge, which we talk about. That providing a bridge between the needer, persons who need the services, persons who need the aspects of setting up a new industry and running the industry on a long time, and then ensuring that these are available to them. Mitro, thoda wakhati I have been very active in respect of advising people for their entry strategy so far as India is concerned. The biggest problem that they see, and they say very clearly, કે આજે નક્કી કર્યું કે ઇન્ડિયામાં બિઝનેસ કરવો છે, આઈડેન્ટિફાઈ કરી લેન્ડ થી માંડીને up to the time that they start doing Khatmurat, as we call it in our time, that journey itself is about 2 years. આજના ટાઈમની અંદર 2 વર્ષની અંદર ઇન્ડસ્ટ્રીની તો આખી scenario gets changed. So much of variations. By the time what was profitable at that point in time no longer remains profitable in 2 years' time. And I think that that's the reason why it is very essential that someone provides a bridge between these two aspects. And I think Mars Bazaar is doing a fantastic job in respect of providing this. So when they came a few years ago to me, Manoj Bhai is an old dear friend, and Kaushal, a very enthusiastic young professional, and I had the advantage of being associated with both them in different capacities. So when they came to us, and I said that this is, forget about it's a very good business opportunity, not it's a great service today. And when I saw about this Manthan program that is being done for the purpose of ensuring that you are guided in respect of this part, there are a couple of things which I take up from the speakers. Two things which I see, and both I would try to pick up something from that, and that's the story which is important. I think there was a reference to water in your talk, sir. Let me tell you that it's not very time far off. Industry would stop getting water. You remember one thing, જો તમે પાણીનું પ્લાનિંગ નહીં કરો તો ઇન્ડસ્ટ્રીને પાણી, because the most important thing is life, human life. બધું જે પાણી આવશે, you will have to go, as we call it very popularly, on manufactured water. And what's a manufactured water? આપણે એક પાણી ઉપરથી વરસાદમાંથી આવે છે, જે નેચરલ સોર્સ ઓફ વોટર છે, we consume it, at the most process it and throw it, single use. હવે તો પ્લાસ્ટિક સિંગલ યુઝ નથી કરતા, તો વોટર જેટલી આટલી કોમોડિટીને how can you use single use? The water will have to be reused, and if you look at it, and that's the most important. And what's happening, I sit on a board of a company which is into the business of in fact the desalination plants, and Biotech Wabak, which is one of the world leaders of that in this particular. What they've done in Chennai, the entire Chennai sewage is being processed. The water is cleaned in a primary and a tertiary treatment plant, and the water is being supplied to the industry. So desalination is the sea water which gets converted, but once it gets converted, it goes for, say for example, if it goes to sewage